दोस्तों कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट और सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसे लिखा है डेबोरा काउली ने। डेबोरा काउली जो हैं वो एवेलिन ग्लेनी का इंटरव्यू ले रही हैं कि कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में जो इतनी बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अचीवमेंट हासिल की है, वो किस तरीके से की है उनकी लाइफ के बारे में। तो वही जो है हम यहाँ पढ़ेंगे उनकी विल पावर के बारे में कि उन्होंने शुरुआत से लेकर और अपनी जो जर्नी रही है उसको कैसे-कैसे उसमें आने वाली जो बाधाएँ हैं उसको फ़ेस किया और अपनी जो कमज़ोरी है उसको कमज़ोरी ना मानकर उसको एक शक्ति के रूप में लिया। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर hearing but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यानी कि भगवान ने उसकी जो सुनने की शक्ति है वो छीन ली है, पर उसके अलावा उसे एक असाधारण रूप से एक गुण प्रदान किया है जिसे हम सुनते हैं उसे वो बहुत गहरे तरीके से अनुभव करती है, फील करती है। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से प्ले करती है। बात होती है एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म से, जहाँ एक 17 वर्ष की लड़की जिसकी एज जो है 17 साल की है, पर वो लगती नहीं है, अपनी एज से थोड़ी कम ही लगती है। तो वहाँ बताया गया है कि किस तरीके से वो दूर से आ रही जो ट्रेन है उसको देख रही है और उसकी जो वाइब्रेशन है उसको वो फ़ील कर सकती है और आज का दिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी है और एक्साइटेड भी। वो बताती हैं लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ म्यूज़िक में आज उनका फर्स्ट दिन था। तो बेसिकली यहाँ जो मैंने आपको पहले बताया कि डेबोरा काउली जो हैं वो यहाँ एवेलिन ग्लेनी का इंटरव्यू ले रही हैं। तो जो भी कुछ ये बातें की जा रही हैं ये सब चीज़ें जो हैं एवेलिन डेबोरा काउली को बता रही हैं कि क्या-क्या चीज़ें उनकी जो लाइफ में हुई हैं। तो हम वहीं ये चीज़ें जो हैं पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो यहाँ जो है एवेलिन बता रही हैं कि किस तरीके से वो एक स्कॉटलैंड के फ़ार्म से आई हुई हैं और एक किशोरी के रूप में यानी कि एक टीनेजर के रूप में उनके लिए बहुत ही डरावना भी ये दिन है। वो कहती हैं कि उनका जो सपना है वो है म्यूज़िशियन बनना, जो कि पूरा ही होने वाला है। वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, पर उससे पहले सबसे बड़ी जो चुनौती है उनके सामने यानी कि जो एक बिगर चैलेंज है वो है डेफनेस, यानी कि वो सुन नहीं सकती। एवेलिन बताती हैं कि जो मेरी सुनने की जो पावर है वो ये नहीं कि मैं शुरुआत से ही जो है सुन नहीं सकती थी। वो जो मेरी पावर है वो धीरे-धीरे ख़त्म होती चली गई, यानी कि सुनने की जो शक्ति है वो धीरे-धीरे ख़त्म होती चली गई। तो वो बताती हैं कि एक बार की जो बात है कि वो जो है अपनी पियानो बजाने की जो है वेट कर रही थी, तभी उनकी मॉम जो है बोलती हैं कि जब उनका नाम बुलाया जाता है तो वो सुनती नहीं है। उन उस समय जो उनकी एज होती है एवेलिन की वो 8 साल की होती है। तो बताते हैं जब पियानो बजाने के लिए उनका नाम बुलाया जाता है तो वो सुनती नहीं है, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता है। अब इस चीज़ को उनकी जो मॉम है उनका नाम है इज़ाबेल ग्लेनी, तो बताते हैं कि किस तरीके से उसकी मॉम को थोड़ा-सा डाउट होता है, पर वो इतना ध्यान से इस चीज़ को नहीं लेती हैं। फिर वो बताती हैं कि काफ़ी समय तक एवेलिन जो है अपनी फ्रेंड से और टीचर से अपने जो बहरेपन को छिपाने में सफल रहती है और 11 साल की जैसे ही वो हो जाती हैं तो धीरे-धीरे पता चलता है कि उनके जो मार्क्स हैं वो कम होने लगे हैं। तो उनके जो टीचर हैं वो उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि इसको जो है एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो भी है ताकि उसका पता चल सके। अब जब उसे किसी विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कान से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पता लगाने के लिए, तब पता चलता है कि उसकी जो सुनने की जो नर्व्स है वो धीरे-धीरे ख़राब होने लगी है। फिर जो डॉक्टर हैं वो उसके पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि इसको जो है हियरिंग एड्स लगवाने पड़ेंगे और साथ के साथ इसको जो है बहरों के स्कूल में डालना पड़ेगा। इन डेफ़ के जो स्कूल होते हैं वहाँ इसको एडमिशन कराओ, वहीं ये पढ़ेगी लिखेगी। तो ये जो चीज़ है एवलीन को सबसे ज़्यादा दुःख देती है, क्योंकि वो शुरुआत से ही चाहती थी कि मैं नॉर्मल लाइफ़ जी रही हूँ और जीती रहूँगी। बट ये जो इंसिडेंट उनके साथ होता है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पर एवलीन जो है हार मानने वालों में से नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ को और अच्छे तरीके से जीना चाहती है जैसे आम लोग जीते हैं। अब वो क्या करती है, उसका जो इंटरेस्ट होता है म्यूज़िक में उसको वो कंटिन्यू रखती है। पर बहुत सारी जो टीचर्स हैं उसको जो है डिस्करेज करते रहते हैं कि तुम क्या करोगी सीख के, तुम्हें तो सुनाई नहीं देता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। पर वो उन सब चीज़ों को अपने दिल में घर नहीं करने देती, मतलब उन चीज़ों पर माइंड ही नहीं करती।
अब वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। फिर धीरे-धीरे उनको एक टीचर मिलते हैं जिनका नाम होता है रॉन फॉक्स। वो उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि म्यूज़िक को प्ले करने की जो शक्ति है और उसका जो इंटरेस्ट है उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि इस लड़की में म्यूज़िक को लेकर जो जज़्बा है वो बहुत आगे लेकर जाएगा। अब वो क्या करते हैं, 2 बड़े ड्रम लेते हैं और उसपे अलग-अलग जो स्वर हैं यानी अलग-अलग जो ट्यून है वो बजाते हैं और एवलिन को कहते हैं तुम इसे अपने कानों से मत सुनने की कोशिश करो। इसे तुम कहीं और से फ़ील करो, अपनी बॉडी पार्ट से इसको फ़ील करने की कोशिश करो। तो एवलिन कहती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से उनके कहने पर वो उस म्यूज़िक को सुनने की बजाय अपनी बॉडी के पार्ट से फ़ील करती हैं। फिर वो बताती हैं कि जो बड़ा ड्रम है, उसकी ट्यून को यानी उसकी जो वाइब्रेशन है उसको वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट पर यानी कमर के ऊपर वाले पार्ट पर फ़ील करती हैं और जो ड्रम है उसके छोटा वाला जो ड्रम है, उसकी जो वाइब्रेशन है उसको कमर के नीचे वाले भाग में महसूस करती हैं। एवलिन बताती हैं कि जो रॉन फॉप्स थे, वो ये नहीं कि एक बार गाया उन्होंने प्रैक्टिस तो हो गया, नहीं, वो उस चीज़ को बार-बार दोहराते थे और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते थे, जिससे कि जो एवलिन हैं, वो बताती हैं कि मेरी जो बॉडी को वाइब्रेशन फ़ील करने की आदत हो गई थी और धीरे-धीरे वो उन वाइब्रेशन को अलग-अलग बॉडी पार्ट में फ़ील करने लगी थी, यानी कि जो ट्यून है अलग-अलग उनको वो फ़ील करने लगी थी। और वो बताती हैं कि उन्होंने अपने दिमाग को अपने शरीर की आवाज़ और कंपन सुनने के लिए जो है पूरी बॉडी को खोल दिया था और वो कहती हैं उस चीज़ को वो दिल से एकदम फ़ील करती थी और वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं मेरे दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क जो है उससे हो पाया है, वरना ये हो नहीं सकता था। अगर मैं थोड़ा-सा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती या फिर मेहनत नहीं करती, तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। फिर वो कहती हैं कि उसके बाद मैंने अपनी लाइफ़ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जो है इंग्लैंड का दौरा किया उन्होंने और वो उस समय 16 साल की थीं और वो बताती हैं कि उस समय उनके जो संगीत को लेकर एक फाइनल उन्होंने जो एक लाइन खींच ली थी अपनी लाइफ़ में कि ये मुझे करना ही है, उस चीज़ को लेकर वो कभी पीछे नहीं हटी, उस चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू रखा। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने रॉयल अकेडमी फॉर म्यूज़िक में ऑडिशन दिए और उस अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाली मतलब मार्क्स हासिल करने वाली लड़की रहीं। फिर वो कहती हैं कि धीरे-धीरे जो अ, ऑर्केस्ट्रा में जो परफ़ॉर्मेंस होती थी उनकी, उसको उन्होंने छोड़ दिया और वो सोलो परफ़ॉर्मेंस यानी अकेले परफ़ॉर्मेंस करने लगीं। और 3 साल की जो उनकी म्यूज़िक की जो स्टडी थी, उसमें उन्होंने हाईएस्ट जो अवार्ड होते हैं, सारे के सारे प्राप्त कर लिए थे, यानी कि वो अचीव उन्होंने कर लिए थे, जितने भी टॉप अवार्ड थे। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। फिर उसके बाद जो है डेबोरा कावली कहती हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो मेहनत की है, उसका उन्हें ज़रा-सा भी घमंड नहीं है। फिर उनसे पूछा जाता है, डेबोरा कावली जो है पूछती हैं एवेलिन से कि इसके पीछे और क्या राज है? तो वो अपनी एक जो लाइन है वो कहती हैं कि यदि आप मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ पहुँच ही जाएँगे। और जिस तरीके से मैं आज इस शिखर पर पहुँच गई हूँ और वो जो हैं यानी कि एवलीन जो हैं मल्टी परकशनिस्ट बन गई, यानी कि वो बहुत सारी ट्यून बजाने वाली और बहुत सारे थाउज़ेंड जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाली लेडी बन गई और उन्हें उन इंस्ट्रूमेंट का पूरा ज्ञान था। और वो कहती हैं कि मैं उस समय संसार की सबसे व्यस्त वाले लोगों में से एक थी। डेबरा कावली कहती है कि उनको बिना सुनने की शक्ति के यानी कि उनको सुनाई तो नहीं देता, पर वो जिस तरीके से म्यूज़िक बजाती हैं, उस चीज़ को देखते हुए डेबरा को बहुत आश्चर्य होता है। और डेबरा बताती हैं कि किस तरीके से 2 घंटे की जो उनकी कन्वर्सेशन थी, जो इंटरव्यू हो रहा था, उनके बीच कोई भी जो क्वेश्चन्स एवेलिन से पूछा जाता था, वो उसका बेझिझक होकर आंसर करती थी। तो इसी तरीके से वो एवेलिन बताती हैं कि मुझे जो है सुनने में परेशानी नहीं होती, मतलब कि वो वाइब्रेशन को या उसके जो होंठ हैं, उनको पढ़ लेती है किसी भी व्यक्ति के। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोई दाढ़ी वाले फेस वाला कोई व्यक्ति जिसकी बहुत सारी दाढ़ी हो, तो उसका फेस देखने में, उसे होंठ देखने में उसके जो है उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि दाढ़ी के बीच उसके होंठ के अलावा जो उसके एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर नहीं दिखते। तो वो कहते हैं कि सिर्फ़ आँखों का होना और फेस के एक्सप्रेशन का होना, उससे ही हम लोगों की जो बात है उसको समझ पाते हैं। वो कहती हैं कि स्कॉटिश जो हैं बोलने में वो कोई गलती नहीं करती और जब वो 11 साल की थी तब तक तो वो सुन ही सकती थी, इसलिए ये मिस्टेक जो है होती नहीं। फिर डेवलिन कहती हैं कि उनको तो फ्रेंच और जैपनीज़ भी आती है, तो ये उन्होंने कैसे सीखी, इसके लिए वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, यानी कि क्लियर नहीं है कि डेबरा ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने ये कैसे सीख ली। इन संगीत को लेकर कहती हैं कि जो म्यूज़िक है वो मेरे शरीर के सभी भागों में बहता है। मेरे त्वचा में, मेरे गालों की हड्डी में, मेरे सिर के बालों में,
इन सब चीज़ों में जो है वो वाइब्रेशन को म्यूज़िक की फ़ील कर सकती हैं। वो कहती हैं कि जब मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती हूँ तो उसकी आवाज़ को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशन है वो छड़ियों से होती हुई मेरी उँगलियों की टिप तक गुज़रती है। और जब वो ढोल बजाती हैं, यानी कि जब वो ड्रम बजाती हैं, तो उस पर झुककर जो है अपनी बॉडी से उसकी जो वाइब्रेशन उसको वो फ़ील कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने जो ऑडियंस है उनका भरपूर मनोरंजन करती हैं। 1991 में उसे रॉयल फ़ील्ड हार्मोनिक सोसाइटी ने प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड से नवाजा। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली, पर उसके बदले कुछ विलक्षण वस्तु दी है, यानी कि जो वाइब्रेशन फ़ील करने की जो पावर है वो उसे दी है। जो हम सुनते हैं वो उसे फ़ील करती है, और हम में से कहीं ज़्यादा गहराई के साथ। और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतने सुंदर तरीके से प्ले करती है। एवेलिन ये एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें काम का नशा है। वो कहती हैं कि मुझे मेहनत करना ही पड़ता है, यानी कि जो हार्ड वर्क है किसी भी चीज़ को लेकर जो उनके म्यूज़िक से रिलेटेड उसमें करनी ही पड़ती है। लेकिन वो बेसिकली ज़्यादातर वो बोलती हैं कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें और भी ज़्यादा। फिर वो कहती हैं कि उसका जो इनाम मिलता है, यानी उसका जो फल मिलता है वो बहुत अधिक होता है। फिर वो कहती हैं जो नॉर्मली रेगुलर कॉन्सर्ट होते हैं उसमें तो पार्टिसिपेट करती ही हैं। साथ ही साथ वो कहती हैं कि जेल में, अस्पतालों में वो उन्हें फ्री में जो है म्यूज़िक कॉन्सर्ट करती हैं। फिर वो कहती हैं कि जो यूथ म्यूज़िशियन हैं, जो बनने वाले हैं, उनकी जो क्लासेस हैं लेना बहुत इम्पोर्टेंट समझती हैं। फिर वो कहती हैं म्यूज़िक में और उन बच्चों के लिए मेहनत करना उन्हें अच्छा लगता है। इसी तरीके से बीथोवन फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रन की रिचलिन कहती हैं कि वो, यानी कि एवलिन जो हैं, बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। वे देखते हैं कि कोई भी जगह या फिर कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कोई भी एम या कोई भी काम कठिन नहीं है जिसको वो हासिल नहीं कर सकते हैं। तो एवलिन जो है बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें एनकरेज करती हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो शारीरिक कमियां हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं। एवलिन ने अपनी आयु से, यानी अपनी एज से 2 गुना ज़्यादा जो है उपलब्धि सफलता प्राप्त कर ली है। एवलिन जो उनकी ड्रम बजाने की जो क्वालिटी है और भी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने की जो क्वालिटी है उसको बहुत आगे लेकर आ गई हैं। और वो कहते हैं कि ये एक तरीके से सबका दिल पिघलाने वाली पावर है, जो कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। और ये जो चीज़ है, या फिर हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, यानी कि जब भी वो लोग ये चीज़ देखेंगे, उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तो वो ये कहेंगे, इस दुनिया में कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। शारीरिक जो कमी है वो कोई मान्य नहीं रखती, यानी कि कोई भी मान्य नहीं रखती, यानी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बस हमें एक इंटरनल पावर को जगाना होता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो एवलिन जो है उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है कि लोग उन्हें देख कर कहेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।